अगर हम एलओपी की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की, तो सदन में उन्होंने जो बयान दिया उसकी देश भर में काफ़ी आलोचना हो रही है। एक हिंदू हिंसक और दूसरा उनका ये कहना है कि हमने अयोध्या जीतकर राम आंदोलन को खत्म ही कर दिया है। इसको लेकर एक समाज में ऐसी नाराजगी है कि कोई पुतले फूंक रहा है, कोई पोस्टर या तस्वीर पर कालिख लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं भी आस्तिक हूँ और महादेव में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, महादेव का भक्त हूँ। ऐसे में जब वो सदन में महादेव की तस्वीरों को लहराते हैं तो महादेव का भक्त होने के नाते मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होता ये। और ना सिर्फ आप तस्वीर को लहरा रहे हैं, आप उसको टेबल के ऊपर रख रहे हैं, उसके ऊपर आप कागज़ पत्री आप रख रहे हैं। ये कोई भी हिंदू धर्म में विश्वास करने वाला, कोई भी आस्तिक कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऊपर से हिंदू हिंसक होते हैं। ये क्रोनोलॉजी को हम लोग को समझने की ज़रूरत है, किस तरीके से टारगेट किया जाता है सनातन धर्म को। ये वही एलओपी हैं जो कुछ दिनों पहले तक शक्ति के विनाश की बात करते थे। ये वही पार्टी है जिन्होंने भगवा आतंकवाद को गढ़ने का काम किया, इस टर्मिनोलॉजी को गढ़ने का काम किया। ऐसे में एक एक करके जब आप टारगेट करते हैं, ये वही पार्टी है जो जब सनातन धर्म को गाली दी जाती है तो खामोश रहते हैं। जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि भाई इसको ख़त्म करना चाहिए, तो ये लोग खामोश रहते हैं। ऐसे में ये इनकी सोच को दर्शाता है और इनकी वही बंटवारे की राजनीति को दर्शाता है कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो किसी एक धर्म के लिए, दूसरे धर्म को आप गाली दो, दोनों में मतभेद खड़ा करो और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ और उसके बाद अपना वोट बैंक बनाकर उसके ऊपर शासन करो। ये सोच के साथ जब कोई राजनीतिक दल चलता है और ख़ास तौर पर कांग्रेस जैसी 150 साल पुरानी पार्टी जब इस सोच को बढ़ाती है, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि सदन के पटल में हिंदू हिंसक होते हैं, ये बात किसी और ने नहीं, खुद एलओपी के द्वारा कही गई। अपने पद की गंभीरता को भी आपको समझने की ज़रूरत है। आज की तारीख में आपको एक सामान्य सांसद आप नहीं रह गए, पूरे कलेक्टिव विपक्ष की जिम्मेदारी लेकर आप वहाँ पर बातों को आप रख रहे हैं। ऐसे में आप एलओपी के पद की गरिमा को ना सिर्फ आप गिराने का काम करते हैं, बल्कि जब आप अलग अलग धर्मों के बारे में टिप्पणी करते हैं तो हर धर्म की आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, कई धर्मों के बारे में उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, जबकि अगले दिन ही अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने आकर उसके साथ उन वक्तव्यों के साथ असहमति दर्ज कराई। कभी इन्होंने किसी की मुद्रा का जिक्र किया, धर्म गुरु बोलते हैं कि भाई ये मुद्रा हमारे धर्म में होती ही नहीं है, अभय मुद्रा। ये कई ऐसी बातें इन्होंने कही। तो जब आप एक एलओपी के तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं तो उस पद की मर्यादा को आपको समझने की जरूरत है और गंभीरता से अपनी बातों को रखने की। ठीक है, अब वही हम बात कर रहे थे स्टेट पॉलिटिक्स की, बिकॉज यू आर मोर इंक्लाइन टू स्टेट पॉलिटिक्स। लालू जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि अगस्त तक ही सरकार चलेगी, उसके बाद ये सरकार टूट जाएगी। इस तरह का बयान विपक्षी खेमा किस आधार पर कह रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई उन्हें ऐसी हिंट मिली है जिसके आधार पर ये बातें कही जा रही हैं? ये फिर वही है, ये पैटर्न है। इन लोगों को देखिएगा, हमेशा जब भी विपक्ष में रहेंगे ना, अरे ये सरकार 2 महीने में गिर रही है, 6 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, साल भर रुक जाइए, चुनाव होंगे। अभी इन्होंने अगस्त तक की डेट दी है, इसके बाद दिसंबर आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर की डेट आएगी, उसके बाद 1.5 साल के बाद सरकार गिरेगी। करते करते हम लोग तो कार्यकाल पूरा कर लेंगे, ये अपने लोगों को फांस के रखेंगे। ये सिर्फ अपने कैडर को फंसा के रखने के लिए दिया गया ये बयान है। आप दोनों बयान को देखेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी कल एक लेटर रिलीज़ किया गया जहां पे एक दूसरे राजनीतिक दल के को लेकर इन्होंने चिंता जताई। उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उस पत्र में लिखा गया कि एक और राजनीतिक दल में हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि वो राजनीतिक दल भाजपा की बी टीम है और बी टीम के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टी से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इनका दल कमज़ोर होता जा रहा है। इसीलिए लोगों को फांस के रखने के लिए कि अगर ये उम्मीद दिला के रखेंगे कि भाई अगस्त में चुनाव हो रहा है तो जिसको चुनाव लड़ना है या जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय भूमिका चुनाव में निभाते हैं वो लोग कम से कम इनके साथ जुड़े रहे। पार्टी के लोग आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं आकर? बिल्कुल मुलाकात हो रही है और अभी से ही नहीं, एक लंबे समय से हो रही है। क्या मांग कर रहे हो? मांग कुछ नहीं है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, सशर्त मैं किसी की भी ज्वाइनिंग अपनी पार्टी में नहीं कराता हूँ। मैं स्पष्ट हूँ, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आना चाहता है, अगर कोई सिर्फ चुनाव लड़ने की सोच के साथ ही आएगा तो चुनाव के साथ ही चला भी जाएगा। तो मैं स्पष्ट हूँ, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों के साथ जुड़ना चाहे, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारना चाहे, उन सबका 2025 काफ़ी नज़दीक है और बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में वो चुनाव एनडीए साथ मिलकर लड़ेगा या अलग अलग करके आप लड़ेंगे? और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगर एनडीए साथ लड़ता है? तो एनडीए साथ लड़ेगा। हम सारे दल
हम पांचों दल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मेरे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब आपके संबंध घनिष्ठ हो गए हैं क्योंकि तकरार काफी ज्यादा रही है, हमने पिछले दिनों में देखा है, और लगातार बैठकों में भी आप जा रहे हैं। आखिर लगातार जो मीटिंग हो रही है नीतीश जी के साथ, क्या बातचीत हो रही है, रणनीति क्या बन रही है? नहीं तो ये संबंधों को सुधारने की जरूरत भी है, नहीं तो फिर मैं गठबंधन से अलग हो जाऊं। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था कि मैं गठबंधन से अपने आप को अलग कर लेता अगर इतनी ही असहमति है और अगर इतना ही क्लियर है कि हम लोग एक साथ नहीं आ सकते, तो गठबंधन से अलग होना बेहतर है रादर देन बीइंग पार्ट ऑफ एन अलायंस और अंदर रहकर आप उसी गठबंधन को नुकसान करने का आप काम करें। गठबंधन के भीतर रहकर अगर हम दोनों में खटपट चले तो वो हमारे गठबंधन को ही नुकसान देती है और कतई हम लोग का बिहार में ये प्रदर्शन नहीं रहता जो प्रदर्शन हम लोग का रहा। उसके लिए हम लोग को सीमेंटिंग करनी होगी, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा। मेरे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे वो स्पेस दी। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मेरी उनसे कभी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही है, मेरी कोई पर्सनल मेरा उनसे कोई इशू नहीं रहा। मेरा उनसे इशू सिर्फ और सिर्फ नीतियों को लेकर रहा। मैंने हमेशा माना कि बिहार में बेहतर नीतियां हो सकती हैं, बिहार के विकास को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट वो स्पेस मुझे कभी नहीं मिली थी जहाँ पे मैं मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर खुलकर ये सारी बातें कर सकूँ। ऐसे में जब ये गठबंधन हुआ दोबारा और मैं एनडीए का हिस्सा बना, उसके बाद ये मौका मुझे मिला कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इन तमाम विषयों पर चर्चा कर सकूं। इन तमाम आप मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन दिनों बातें कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी ज़रूर बातें हो रही होंगी। लेकिन आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था कि बिहार की कोई समस्या आप बताओ ना, आप सिर्फ नाम लो और उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, चाहे फिर वो पलायन से जुड़ी हुई हो, बाढ़ से जुड़ी हुई हो। लेकिन हम इन दिनों देख रहे हैं कि पुल एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। 11 दिन में हम देख रहे हैं 5 पुल धराशायी हो रहे हैं। इस बात का नहीं तो ये भी वही समस्या है जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करके ही पाया जा सकता है। ये पुल जो गिर रहे हैं, कल मेरी जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई उसमें भी मैंने इस विषय को मैंने रखा, क्योंकि अब गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है, इसीलिए पुलों की ये हालत हो रही है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक टीम बैठानी होगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जितने नव निर्माण हों उनमें कहीं गुणवत्ता के साथ किसी तरीके का कोई समझौता, कोई भी नव निर्माण भ्रष्टाचार की देन ना चढ़े, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, मिलावट हुई है, गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, इसीलिए परिणाम स्वरूप वहाँ पर पुल गिर रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, स्थानीय लोगों को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल ठहराना होगा, जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी होगी। कल मैंने मेरे मुख्यमंत्री जी से भी इन तमाम विषयों पर मैंने चर्चा की है कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, क्योंकि ये सरकार को ना सिर्फ गलत दृष्टि में दिखाती है बल्कि सरकार से लोगों का विश्वास भी उठाने का काम करती है, जो कतई उचित नहीं है।